हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला, समझाने वाला, उस टॉपिक का नाम है रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो देखिए, लिख के दिया, हीरो होंडा लिमिटेड करेंटली हैज एन एनुअल टर्नओवर ऑफ ₹10 लाख एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 45 days। ठीक है। द कंपनी वांट्स टू एक्सपेरिमेंट विद द मोर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी ऑन द ग्राउंड दैट इंक्रीज इन द कलेक्शन विल जनरेट द एडिशनल सेल्स। तो कंपनी एक्सपेरिमेंट करना चाहती है मोर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, मतलब अलग अलग टाइप की पॉलिसी अपनाना चाहती है ग्राउंड पे, ताकि उनका कलेक्शन ज़्यादा इंक्रीज हो सके, मतलब सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो सके। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन काइंडली स्टेट विच पॉलिसी यू वुड लाइक द कंपनी टू अडॉप्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी 1 2 3 4 लिख के दिया है। इंक्रीज इन क्रेडिट पीरियड, तो पहले 45 डेज था, उसमें 15 डेज ऐड कर दूंगा तो उतना आएगा, 30 डेज 40 डेज, सब में डेज इंक्रीज करना है। इंक्रीज इन सेल्स, सब में सेल्स इतना इतना इंक्रीज हो रहा है। एंड परसेंटेज ऑफ बैड डेट सबका इतना इतना लिख के दिया। फिर आगे लिखा द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹5। ओके, तो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस हमें ₹5 लिख के दिया है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें लिख के दिया ₹3 एंड द करेंटली बैड डेट्स लॉस इज अ 1%। ओके, and the required rate of return on investment is a 20%. A year can be taken to comprise of 360 days। तो पूरे साल भर में 365 दिन होता है, बट 365 दिन में से आपको कितना डेज कंसिडर करना है? 360 डेज। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लिख के दिए 20%। करंट पॉलिसी का बैड डेट से 1%। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹3 एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीज लिख के दिए ₹5। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आपको फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ। तो इस तरह मैंने फॉर्मेट बना लिया। तो मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ हीरो होंडा कंपनी लिमिटेड, इवैल्यूएशन लिमिटेड, इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। पहला जो प्रेजेंट पॉलिसी है वो 45 डेज का है। फिर हमारे पास 4 प्रपोज पॉलिसी है, मतलब कंपनी एक्सपेरिमेंट करना चाहती है कि अगर कस्टमर को 60 डेज की अगर हम ऑर्डर दी तो उसके इसमें कितना प्रॉफिट होगा, 75 डेज में कितना होगा, इसमें कितना होगा। तो वो तो हमें कंपैरिजन करके निकालना है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग प्रेजेंट पॉलिसी को सॉल्व करेंगे। तो प्रेजेंट पॉलिसी में जो सेल्स लिख के दिया है मुझे, वो 10 लाख रुपीज लिख के दिया है सेल्स। कर देता हूँ। क्वेश्चन में जो मुझे सेल्स लिख के दिया है प्रेजेंट पॉलिसी का, वो 10 लाख रुपए लिख के दिया है। तो मैं यहाँ पे सीधा 10 लाख रुपीज लिख देता हूँ। आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे लिख के दिया है, ताकि आपको समझ में आए। देखो, तो हीरो होंडा कंपनी करंटली एनुअल टर्नओवर 10 लाख रुपीज। तो मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपीज लिखा, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का जो मुझे डेटा लिख के दे, वो क्या लिख के दे देखो यहाँ पे। तो वेरिएबल कॉस्ट लिख के दिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹3। मतलब एक यूनिट को बनाने के पीछे ₹3 का खर्चा पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी मुझे नंबर ऑफ यूनिट नहीं लिख के दिया है, बराबर। अगर आप लोग क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे, पढ़ोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको नंबर ऑफ यूनिट नहीं लिख के दिया है। लेकिन नंबर ऑफ यूनिट को निकालने का आपको हिंट लिख के दिया है। वो कौन सा हिंट है? यहाँ पे आपको सेल्स लिख के दिया 10 लाख, और एक यूनिट को आप लोग कितने में बेचने वाले? 5 के हिसाब से। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूले बना के दे देता हूँ, आप लोग वैसे याद रखो। यहाँ पे करता हूँ। तो अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट पता लगाना है, नंबर ऑफ यूनिट्स अगर पता लगाना है, तो सेल्स का जो भी वैल्यू रहेगा अपॉन सेलिंग प्राइस। तो सेल्स मुझे लिख के दिया 10 लाख रुपया, एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिख के दिया मुझे ₹5। अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा नंबर ऑफ यूनिट कितना आ जाएगा? तो 5 2 10, ये आ जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स आ गया। ठीक है। अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना लिख के दिया है मुझे? ₹3। तो ये 2 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट आएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 6 लाख। कैसे? मैं यहाँ पे अलर्ट करता हूँ, 2 लाख इंटू 3 किया तो 6 लाख आ गया। अब 10 लाख में से 6 लाख गया तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा मेरा? 4 लाख।
अब इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो क्वेश्चन में मुझे फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ लिख के दिया है क्या? तो क्वेश्चन में कहीं पे भी फिक्स कॉस्ट के बारे में जिक्र नहीं किया, तो हमारा प्रॉफिट 4 लाख आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बना के दिया है? तो फॉर्मूला मैंने आपको बना के दिया टोटल कॉस्ट इंटू कलेक्शन पीरियड अपॉन 12 इंटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो मेरा यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 6 लाख वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6 लाख, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं, प्लस कलेक्शन पीरियड इसमें 45 डेज है तो यहाँ पे 12 नहीं आएगा, फिर यहाँ पे 360 डेज आएगा। क्यों? साल में तो 365 डेज होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको 360 डेज लिख के दिया है, फिर आपको 360 डेज आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये देखो, अ ईयर कैन बी टेकन टू कंप्राइज ऑफ 360 डेज, तो आपको 360 डेज यहाँ पे लेना। अगर वो नहीं लिख के दिया होता तो फिर यहाँ पे मैं 365 डेज कंसिडर करता। तो 360 इंटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में मुझे लिख के दिया 20%, अप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो 6 लाख इंटू 45 डिवाइड बाई 360, 6 लाख इंटू इंटू मल्टीप्लाई इंटू 45 डिवाइड बाय 360 इंटू 20%, तो 15,000। तो ये मेरा फर्स्ट वाला आंसर आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000। बैड डेट्स तो मुझे लिख के दिया है 2%, नहीं बैड डेट्स मुझे लिख के दिया है करंट का 1%। तो मेरा सेल्स कितना है? 10 लाख। तो 10 लाख का अगर मैं 1% अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा बैड डेट्स? 10,000। देखो 10 लाख मतलब आपको हमेशा बैड डेट्स का जो भी परसेंटेज वो हमेशा सेल्स पे निकालना है, और क्वेश्चन में मुझे 1% लिख के दिया है। तो 10 लाख का 1% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? 10,000 आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो, द करंट बैड डेट्स लॉस इज अ 1%, इसलिए मैंने 1% निकाला। अभी किस पे निकालना है वो आपको लिख के नहीं देगा, तो आपको ऑलवेज सेल्स पे निकालना है। बस अभी इसमें से इन दोनों को माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 3,75,000, तो ये हो गया फर्स्ट वाला आंसर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग प्रपोज पॉलिसी निकालेंगे। तो प्रपोज पॉलिसी का पहला है 60 डेज। तो 60 डेज कैसे है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, तो क्रेडिट पॉलिसी 1 में क्या बोला है कि इंक्रीज इन क्रेडिट पीरियड इज अ 45 डेज। तो मेरा 45 डेज इंक्रीज हो रहा है। तो मेरा जो करंट पॉलिसी था वो कितने डेज का था? 45 डेज का था। तो 45 डेज में अगर मैं 15 डेज अगर इंक्रीज कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 60 डेज आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 60 डेज लिखा। ठीक है, बस। और उस केस में क्या बोला है कि आपका जो सेल्स है, आपका जो सेल्स है वो कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है? 50,000 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और पहले आपका प्रेजेंट सेल्स कितना था? देखो यहाँ पे हैज एनुअल टर्नओवर 10 लाख। तो 10 लाख में 50,000 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10,50,000। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मेरा सेल्स है 10,50,000। ओके, तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। तो वेरिएबल कॉस्ट आपको पर यूनिट तो वही लेना है 3 रुपीज, बट 3 रुपीज पर यूनिट को मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे नंबर ऑफ यूनिट चाहिए। तो क्वेश्चन में तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट 2 लाख रुपीज लिख के दिया। तो ये 2 लाख जो था यूनिट वो प्रेजेंट पॉलिसी का था, बट अब हमें क्या करना है? प्रपोज पॉलिसी का निकालना है। तो प्रपोज पॉलिसी में मेरा सेल्स कितना था? 10,50,000। तो अब ये 10,50,000 को भी वापस नंबर ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेम जैसा मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया वैसे ही करना है आपको। तो 10,50,000 रुपीज का मेरा सेल्स है डिवाइड बाय एक का सेलिंग प्राइस 5 रुपीज है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 10,50,000 डिवाइड बाय 5, तो नंबर ऑफ यूनिट आएगा 2,10,000। इस 2,10,000 जो मेरा नंबर ऑफ यूनिट आया उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। 2,10,000 है, मैं वेरिएबल कॉस्ट मेरा पर यूनिट 3 रुपीज लिख के दिया।
तो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 2,10,000 इंटू 3 करता हूँ तो 6,30,000 हो जाएगा। 6,30,000 10,50,000 में से मतलब कैसे है 2,10,000 इंटू 3, तो माइनस करूंगा 10,50,000 से तो मेरा आंसर आता है 4,20,000 मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट तो नहीं लिख के दिए इसलिए प्रॉफिट मेरा सेम एज इट इज आएगा 4,20,000। तो मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को निकालने का फॉर्मूला तो मैंने आपको लिख के दिया है, तो आपको फॉलो करना है। तो फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट इंटू कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाई 360 इंटू रेट ऑफ रिटर्न। तो प्रपोज पॉलिसी 1 का टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट होगा यहाँ पे 6,30,000 इंटू कलेक्शन पीरियड 60 डिवाइड बाई 360 इंटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20%। तो 6,30,000 इंटू 60 अपॉन 360 इंटू 20%, तो इसका मतलब 21,000 मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा 21,000 माइनस बैड डेट्स। बैड डेट्स आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट बैड डेट्स लेस करना है तो बैड डेट्स का परसेंटेज फर्स्ट पॉलिसी में कितना लिख के दिए 2%, तो यहाँ पे मैं 2% फॉलो करूंगा। तो आपको 2% ऑलवेज सेल्स पे निकालना है, तो आपका सेल्स कितना लिख के दिए 10,50,000, तो 10,50,000 का 2%, तो 10,50,000 का 2% अगर मैं निकालता हूँ तो 21,000 सेम सेम। ओके, तो माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा 4,20,000 माइनस 42,000, तो 3,78,000। तो ये हो गया मेरा प्रपोज्ड पॉलिसी फर्स्ट, ये फर्स्ट। अब उसके बाद हम लोग 75 डेज वाला निकालेंगे। तो 75 डेज कैसे है पहले वो बता देता हूँ आपको। तो मेरा देखो प्रेजेंट पॉलिसी है 45 डेज, तो 45 डेज में आपको 30 डेज इंक्रीज करना है, क्योंकि जो सेकंड पॉलिसी उसमें क्या बोला देखो यहाँ पे, तो 30 डेज इंक्रीज ना, इंक्रीज इन 30 इंक्रीज इन क्रेडिट पीरियड 30 डेज। तो आपको क्या करना है प्रेजेंट पॉलिसी आपका जो रहेगा ना, आपको हमेशा प्रेजेंट पॉलिसी को बेस लेके उस प्रेजेंट पॉलिसी में आपको क्या करते देना ऐड करते जाना है। नहीं तो आप लोग क्या करोगे मालूम है, जो उसके पहले जो कितना था 60 डेज था, तो 60 डेज में फिर आप लोग 30 ऐड कर दोगे तो 90 डेज आ जाएगा, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको हमेशा बेस किसको लेना है प्रेजेंट पॉलिसी को, तो प्रेजेंट पॉलिसी में वो नंबर ऑफ डेज आपको ऐड करके सबका लिखना है। तो इसलिए इसमें मैंने 75 डेज लिखा, इसमें 85 डेज लिखा और इसमें 105 लिखा। यहाँ पे हाईलाइट करना है तो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो 45 प्लस 30, तो ये आ गया 75 डेज। ठीक है, अब सेल्स के बारे में क्या बोला वो देख लेते हैं। तो हमें हमें बोला गया कि 30 डेज में कितना से इंक्रीज इन सेल्स रुपीज 80,000, तो आपको 80,000 जो सेल इंक्रीज करना है, तो ऐसा मत करना कि पहले मेरा 10,50,000 था तो 10,50,000 में 80,000 ऐड कर देंगे, नहीं, आपको बेस हमेशा प्रेजेंट पॉलिसी को लेना। तो उस 10 लाख में आपको क्या करना है 80,000 ऐड करना है, तो मेरा सेल्स कितना आ जाएगा 10,80,000। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मुझे लिख के दिए 3 रुपया पर यूनिट, यहाँ पे लिख देता हूँ पर यूनिट है 3 रुपीज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सेल्स है सेल्स 10,80,000 इसको नंबर ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला फॉलो करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया, सेल्स अपॉन सेलिंग प्राइस। तो ये वाले क्वेश्चन में मेरा सेल्स है 10,80,000, तो 10,80,000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आंसर आएगा, 10,80,000 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आता है मेरा 2,16,000 नंबर ऑफ यूनिट्स बस। अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, तो 2,16,000 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आता है 6,48,000। तो इसमें इसको अगर मैं माइनस करता हूँ माइनस 10,80,000 तो आंसर आता है 4,32,000। अब इसके बाद फिक्स कॉस्ट तो हमें लिख के नहीं दे इसलिए डैश, तो मेरा प्रॉफिट सेम एज इट इज वही आएगा 4,32,000।
अब उसमें से मैं माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो फॉर्मूला वही जो मैंने यहाँ पे बाजू में आपको लिख के दिया। तो सबसे पहले हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट में मतलब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आएगा। तो प्रपोज पॉलिसी 2 का मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 6,48,000 इंटू क्रेडिट पीरियड, तो क्रेडिट पीरियड 60 है, डिवाइड बाय 360 इंटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वही सेम आपको 20% लेना है। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 6,48,000 इंटू 60/360 इंटू 20%, तो 21,600। एक मिनट वापस चेक कर लेता हूँ। इंटू 360 आंसर है, इंटू 20%, राइट है। तो 21,600 मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आया, तो मैं यहाँ पे लिख देंगे माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 21,600। अब माइनस क्या करना है मुझे, बैड डेट्स। बैड डेट्स इस वाले केस में कितना लिख के दिया, थर्ड वाले केस में देखना यहाँ पे 3%, ये वाला 3%। तो आपका जो सेल्स रहेगा उसके ऊपर निकालेंगे। तो मेरा सेल्स है 10,80,000, तो 10,80,000 का 3% तो आता है 32,400। उसमें इसको माइनस कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 4,32,000 माइनस 21,600 माइनस 32,400, तो आंसर आ रहा है इसका भी 3,78,000। एज इट इज सेम आंसर आ रहा है इसमें। तो एक बार क्रॉस चेक करो, 4,32,000 माइनस 21,600 माइनस 32,400, सेम ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 85 डेज। तो 85 डेज कैसे आया, 45 डेज मेरा बेस था और इसमें लोग ने 40 डेज ऐड कर दी, मतलब थर्ड पॉलिसी में 45 डेज ऐड करने बोला, इसलिए 85 डेज लिए। इसमें सेल्स कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 लाख। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे थर्ड पॉलिसी में 40 डेज इंक्रीज हो रहा है, 40 डेज। ओके, तो मेरा बेस कितना है 45, 45 में 40 को ऐड किया तो 85 आएगा। इसमें सेल्स कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 लाख, और बैड डेट्स का परसेंटेज कितना है 4%, तो 1 लाख सेल्स इंक्रीज करता हूँ। तो पहले मेरा बेस ईयर में मेरा सेल्स कितना था, 10 लाख। तो 10 लाख में 1 लाख अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा सेल्स कितना आ जाएगा, 11 लाख रुपीज। ठीक है, अब इसमें से क्या माइनस करना रहता है, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिख के दिया 3 रुपीज, तो इसको भी पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम मैंने जैसा किया था वैसे ही करूंगा। तो सेल्स को क्या करने का, उसके सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस 5 रुपीज लिख के दिया, तो 11 लाख डिवाइड बाय 5 तो आता है 2,20,000। तो 2,20,000 नंबर ऑफ यूनिट्स आ गया मेरा इंटू 3। तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 6,60,000। इसमें से माइनस कर दूंगा, माइनस 11 लाख, तो 4,40,000। फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं, तो मेरा प्रॉफिट भी आएगा 4,40,000। मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट तक आ गया, अब मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को निकालने का वही सेम फॉर्मूला फॉलो करेंगे। तो वेरिएबल टोटल कॉस्ट मतलब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है 6,60,000 इंटू क्रेडिट पीरियड 85 डिवाइड बाय 360 इंटू 20%, तो मेरा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 6,60,000 इंटू 85 डिवाइड बाय 360 इंटू 20%, 31,167 पॉइंट में आ रहा है। तो मैंने इसको रिकरिंग कर दिया, दिखा देता हूँ। तो देखो पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर रहेगा तो एक नंबर बढ़ा देने का, तो 31,166 आ रहा है, तो मैंने 137,67 लिख दिया। तो यहाँ पे लिख दूंगा 31,167 6 है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए है, इसमें से माइनस करूंगा बैड डेट्स। तो बैड डेट्स का परसेंटेज मुझे कितना लिख के दिया, 4%, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखो थर्ड में 4%, तो 11 लाख का मैं 4% निकालूंगा, आपको सेल्स पे निकालना है। इसका 4% 44,000 आ जाएगा। अब उसमें से माइनस करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा
4,40,000 माइनस 31,167 माइनस 44,000, तो आंसर आता है 6,64,833। एंड लास्ट, इसमें 105 डेज कैसा आया, 45 डेज प्लस इसमें 60 डेज ऐड करने बोला था, इसलिए 105 डेज आया। दिखा देता आपको, देखो बहुत ईयर में 60 डेज आपको ऐड ऑन करना है, कर दिया मैंने। सेल्स कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे देखो, इंक्रीज इन सेल्स 1,25,000, तो पहले सेल्स मेरा 10 लाख था, तो 10 लाख में 1,25,000 तो 11,25,000 आ गया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो आपको वापस वही सेम करना पड़ेगा, तो 11,25,000 डिवाइडेड बाय 5, 11,25,000 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो आंसर आता है 2,25,000 नंबर ऑफ यूनिट्स, और एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना लिख के दे, 3 रुपीज, इंटू 3 करूंगा तो ये आ जाएगा 6,75,000। अब इसमें से माइनस करूंगा 11,25,000 तो मेरा आंसर आएगा 4,50,000। फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं, इसलिए सीधा सीधा मेरा प्रॉफिट क्या आ जाएगा, सेम 4,50,000। प्रॉफिट तक तो मैंने सॉल्व कर दिया प्रॉफिट। अब मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को निकालने का वही सेम फॉर्मूला, विथ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वेरिएबल कॉस्ट तो मेरा 6,75,000 है, इंटू 105 डिवाइड बाई 360 इंटू 20 पैसे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 360। तो 6,75,000 इंटू 105 डिवाइड बाय 360 इंटू 20 पैसे, तो आंसर आता है 39,375। तो ये मैं यहाँ पर लिखूंगा 39,375। अब माइनस बैड डेट्स, तो बैड डेट्स का परसेंटेज लिख के भी है 6%, तो 11,25,000 का 6% अगर मैं निकालता हूँ तो 67,500 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस कर दूंगा तो 4,50,000 माइनस 39,375 माइनस 67,500, वो आता है 3,43,125। बस अब सबका आंसर आ गया, तो मैंने सबको रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। देखो पूरा फ्रेम में आता रहेगा नेट बेनिफिट, तो ये नेट बेनिफिट आपका आंसर है। अब इसमें से चेकआउट कर लो कि किसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें 3,75,000, 3,78,000, 3,78,000, 3,64,000, 3,43,125, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो इन दोनों में रहा, 3,78,000, 3,78,000। दोनों में से कौन सा चूज करें, तो जाहिर सी बात है कि इंसान क्या सोचेगा कि कम डेज वाला ही चूज करना चाहिए, तो 60 डेज ये वाला दोनों में तो सेम सेम आ रहा है, इसमें 60 डेज का और इसमें 75 डेज है, तो दोनों में से इंसान क्या सोचेगा कि मेरा पैसा कितना जल्दी रिकवर हो जाए, तो 60 डेज की हम लोग क्रेडिट पीरियड पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, तो ये मोर प्रॉफिटेबल होगा कंपनी के लिए, इसलिए हम लोग 60 डेज पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस, तो आपको नेट बेनिफिट, फिर इसमें आप लोग वो कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कंपैरिजन का मतलब कैसा होता है, इंक्रीज इन प्रॉफिट करके निकाल सकते हैं, पहला डैश इसमें इसको माइनस के फिर आएगा, फिर इसमें इसको माइनस के फिर आएगा, इसके ही आएगा, इसमें इसको माइनस करें, तो भी आप लोग उसके बेसिस पे भी आप लोग निकाल सकते हैं, तो उस केस में यही आंसर आने वाला है। इसलिए अगर दोनों सेम सेम आया तो देख देना कि आप लोग का जो अर्लियर डेज रहेगा या अर्लियर टाइम पीरियड जो रहेगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई है, सॉरी वही आपका क्रेडिट पॉलिसी बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझा रहेगा, बस आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, बस बाकी इजीली आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।